दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कार्यक्रम में हम नीच भंग राजयोग के विषय में बात कर रहे थे। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाता है और वह हमें शुभ परिणाम देने लगते हैं। अपने महादशा में दें, अंतरदशा में दें, सूक्ष्मांतर दशा में दें, लेकिन हमें उनसे शुभ परिणाम मिलने लगता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं? बीते हुए कार्यक्रम में हम 5 अलग अलग बिंदुओं के विषय में बात किए थे जहाँ पर ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाता है और वह हमें शुभ परिणाम देने लगते हैं। आज हम उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले नए नए बिंदुओं को देखेंगे कि कुंडली में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जिससे ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाता है। चलिए, हम 5 बिंदु कल देखे थे, बीते हुए कार्यक्रम में देखे थे। आज हम अगले बिंदु के विषय में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रह जहां पर नीच का हुआ है, वह ग्रह जहां पर नीच का हुआ है उस राशि के स्वामी के साथ यदि राशि परिवर्तन कर ले तो ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाता है। कैसे? देखिए, किसी भी एक ग्रह को पहले, चलिए शुक्र देव का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ये यहाँ पर हम शुक्र देव को ले आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। बुध देव की राशि में यहाँ पर शुक्र देव आकर नीच के हो गए। जहाँ पर 6 नंबर लिखा रहता है वहाँ पर शुक्र देव सबसे कम प्रभाव देते हैं, वहाँ पर वह नीच के हो जाते हैं। यदि इस 6 नंबर के मालिक अर्थात बुध वह शुक्र देव की राशि में आकर बैठ जाए तो दोनों के दोनों एक दूसरे के घर को कभी भी खराब नहीं करेंगे। दोनों भाई, शुक्र देव की राशि में बुध देव आके बैठ गए, बुध देव की राशि में शुक्र देव आके बैठ गए, दोनों के दोनों एक दूसरे की राशि को यहाँ पर खराब नहीं करने देंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर शुक्र देव का नीचत्व भंग हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। दो नीच के ग्रह यदि एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाएं, देखिए सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि कंपलसरी होती है। राहु, केतु और बृहस्पति, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मंगल देव की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। शनि देव की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। लेकिन 7वीं दृष्टि 7वें भाव को, अपने ठीक सामने के भाव को हर एक ग्रह देखता है। चंद्रदेव हो, बुध देव हो, शुक्र देव हो, सभी अपने से ठीक सामने वाले घर को, यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे वो यहाँ के साथ यहाँ को जरूर देखेंगे। यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे वो यहाँ को जरूर देखेंगे। यहाँ जो ग्रह बैठेंगे वो यहाँ अपना परिणाम जरूर दिखाएंगे। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। तो देखिए, यहाँ 6 नंबर में शुक्र देव नीच के हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं बुध देव को। बुध देव 12 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा होता है, जहां पर मीन राशि होती है। तो अब देखिए, शुक्र देव की यहां उच्च की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र देव की उच्च की राशि कौन सी है? 12 नंबर की राशि, मीन राशि शुक्र देव की उच्च की राशि। तो यहां पर शुक्र देव की उच्च की दृष्टि पड़ी, भले यहां पर नीच के होके बैठे हैं। शुक्र देव भले यहाँ पर नीच के होके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उच्च की दृष्टि है। वैसे ही बुध देव यहाँ पर नीच के होके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उच्च की दृष्टि है। इसलिए इन दोनों भाव से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ इन दोनों के दोनों भावों का, दोनों के दोनों ग्रहों का नीचत्व भंग हो रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 4 नंबर में मंगल देव नीच के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं हम मंगल देव को। और 10 नंबर में गुरुदेव नीच के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु की उच्च की दृष्टि है, भले यहाँ पर गुरु नीच के होके बैठे हैं, लेकिन इनकी यहाँ पर उच्च की दृष्टि है और मंगल देव की यहाँ पर उच्च की दृष्टि है। इस प्रकार से इन दोनों ग्रहों का नीचत्व भंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 उस दिन देखे थे, 2 हम आज के कार्यक्रम में देख लिए। अब तक हम 7 अलग अलग बिंदुओं को देख चुके हैं जहां पर से ग्रहों का नीचत्व भंग होता है।
एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक नया एक नियम लेते हैं, 8वां नियम। कोई भी जो नीच का ग्रह है, चलिए मंगल देव को ले लेते हैं। यहाँ पर मंगल देव नीच के होके बैठे हैं, इसके ऊपर किसी भी उच्च के ग्रह की यदि दृष्टि पड़ जाए तो मंगल देव का नीचत्व भंग हो जाएगा। चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी उच्च के ग्रह की दृष्टि किसी भी एक नीच के ग्रह के ऊपर पड़ती है तो उनका नीचत्व भंग हो जाता है। यदि शनिदेव यहाँ पर स्वराशि से देखेंगे, यहाँ पर यदि मैं शनिदेव को ले आऊँ तो उनकी 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी। 2 मिनट के लिए चलिए हम इनको मिटाल देते हैं। देखिए शनिदेव अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 11वें वाले भाव में यहाँ पर शनिदेव आके बैठे हैं। ये हो गई 7वीं दृष्टि शनिदेव की, 8वीं 9वीं 10वीं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3री 7वीं और 10वीं। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ मंगल देव के ऊपर पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर मंगल देव का नीचत्व भंग हो जाएगा। मंगल देव कारक होंगे तो शुभ प्रभाव, अकारक होंगे तो अशुभ प्रभाव, जैसा उनको देना है वह देंगे, लेकिन उनका नीचत्व भंग हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया 8वां नियम। 9वां नियम, कोई ग्रह है जो सूर्य देव के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया। कोई ग्रह है जो सूर्य देव के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया तो सूर्य देव अपने आभा मंडल से, अपने प्रकाश से उसके परिणामों को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई ग्रह सूर्य देव के बहुत अधिक करीब पहुंच जाता है, ठीक है, तो वह सूर्य देव से अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के कारण वह अपना बुरा परिणाम नहीं दे पाते। तो कोई भी नीच का ग्रह जब सूर्य देव के बहुत करीब हो तो भी उनका नीचत्व भंग हो जाता है। अच्छा, और ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं? देखिए, एक हम कार्यक्रम बनाए थे जिसमें हम ग्रहों के अंश के विषय में बात किए थे। ग्रहों का अंश जैसे जैसे बढ़ता है, 0 से 6 अंश के ग्रह कम पावरफुल होते हैं, 6 से 12 अंश के ग्रहों की रिजल्ट देने की क्षमताएं, परिणाम देने की क्षमताएं ज़्यादा होती है। 12 से 18 अंश के बीच में जो ग्रह होते हैं वो अपना सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। 18 से फिर जैसे जैसे 24 अंश की ओर बढ़ते हैं फिर ग्रहों का परिणाम हमें कम दिखाई देता है, और 24 से 30 के बीच में परिणाम एकदम कम आता है। उन ग्रहों के रिजल्ट देने की क्षमताएं एकदम कम हो जाती है। मतलब यदि कोई ग्रह नीच का है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का है, या 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री का है, एकदम शुरुआत या एकदम अंतिम का, तो वहाँ पे उनका बुरा परिणाम देने का क्षमता खत्म हो जाएगा। यह एक रीज़न है जिससे नीच भंग राजयोग बनता है। ठीक है, और क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है? एक नवमांश नाम की कुंडली होती है, मैं उसके विषय में पूरा एक वृहद कार्यक्रम बनाकर आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल हम यह देखते हैं कि कोई ग्रह जो लग्न कुंडली में नीच का है, यदि वह नवमांश कुंडली में जाकर उच्च का हो जाए तो फिर भी उस ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या परिस्थितियां हो सकती है? कोई ग्रह जो नीच का है, कोई ग्रह जो नीच का है, उस भाव के स्वामी से यदि वो केंद्र में आ जाए तो फिर भी नीचत्व भंग होता है। जैसे देखिए, यदि यहाँ पर मैं शुक्रदेव को ले लूँ, शुक्रदेव यहाँ पर नीच के हो गए। अब इस भाव के स्वामी यदि केंद्र में आके बैठ जाए, बुध देव यदि यहाँ पर केंद्र में आके बैठ गए तो फिर भी शुक्रदेव का नीचत्व भंग हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह इससे 10वें में है। चौथा, 7वां और 10वां, यह 3 चीज़ें केंद्र में होने को दिखाती है। इस भाव से यह भाव केंद्र में है, इस भाव से यह भाव केंद्र में है। चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र का भाव होता है। ठीक है, चलिए एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं। यदि यहाँ पर बुध देव आकर बैठ जाए, बुध देव यहाँ पर नीच के हैं, अब यहाँ के स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए, बृहस्पति देव हो गए। यदि बृहस्पति देव यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो 1 2 3 4 और 10 का संबंध बन रहा है। इससे ये भाव केंद्र में है, इससे ये वाला भाव केंद्र में है। 1 2 3 4, इस भाव से यह केंद्र आया
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस भाव से ये भी केंद्र में है। दोनों के दोनों भाव एक दूसरे से केंद्र में है। इस स्थिति में भी नीच भंग राजयोग बनता है। या बृहस्पति देव यहाँ हो जाएं या बृहस्पति देव यहाँ हो जाएं, इन सभी स्थितियों में यहाँ पर बुध देव का नीच भंग राजयोग होगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी केंद्र में आकर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अब समय है दोस्तों टिप ऑफ द डे का। झाड़ू। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, कभी भी झाड़ू को लांग कर उसके ऊपर से दूसरे तरफ ना जाएं, हर हमेशा झाड़ू को लेटा कर रखें। इन सब चीज़ों का बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यह सब चीज़ें हमारे फाइनेंशियल मैटर पे इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, कभी भी झाड़ू को लात से ना मारे, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, कभी भी झाड़ू को लांग कर एक तरफ से दूसरे तरफ ना जाए, उसे निर्धारित स्थान में ही रखें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।